देखिए आप ये हम सीटों की इंतजार कर रहे थे, एग्जिट पोल क्या बताता है। जम्मू क्षेत्र की 18 सीटों का एग्जिट पोल का नतीजा जो है वो सामने आया है, जिसमें एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल है 18 सीटों का। जम्मू क्षेत्र की 14 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई, 18 में से 14 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें इन 18 में से दी जा रही हैं। ये तो बिल्कुल अभी तक एक तरफा मामला है मुनीर साहब। बिल्कुल है, क्योंकि जम्मू में जहाँ तक हमने कहा कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इमर्ज करेगी और वही दर्शा रहा है कि अगर 18 में से 14 जो है जम्मू सेगमेंट में है, तो जम्मू में तो वैसे भी बीजेपी की एक लहर है और वो लहर को वो मेंटेन कर रहे हैं। उनका वोट शेयर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कुछ गिरा था, बट उसको मुझे लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो कैच नहीं कर पाई। 370 के बाद पहला इलेक्शन हो रहा है तो नहीं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की मैं बात नहीं में चलो असेंबली में जम्मू 370 के बाद पहला है, बट तो बीजेपी का जो बढ़त है वो रहेगी और बीजेपी इमर्ज कर रही है, तो जो हमने आंकलन दिया उस पर सही है। देखिए, जम्मू एक तो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, दूसरा जो हम हमेशा डिस्काउंट करते आ रहे हैं और मुझे सरप्राइजिंग है कि काफ़ी लोगों ने इस पर बात नहीं करी, एक बड़ा वर्ग ऑफ वोटर है जो जम्मू प्रोविंस में ऐड हुआ, जो था वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, तो तकरीबन 5 लाख के आसपास का नंबर है। इसके अलावा हालांकि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, बट गोरखा समाज का भी जो नंबर है वो ऐड हुआ, जिनको पहले असेंबली में वोट नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो वाल्मीकि समाज है वो ऐड हुआ है बीजेपी के फेवर में। तो ये जो वोटर पहले नहीं एग्जिस्ट करता था वो आज आता है और वो बिल्कुल बीजेपी के ही फेवर में जाएगा, क्योंकि जो उसकी एम्पावरमेंट हुई है वो 370 हटने के कारण होंगी, तो वो एडवांटेज उनको मिलता है। दूसरा, कांग्रेस ने देखिए, अगर आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखें जम्मू के और उधमपुर के, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के मुकाबले तकरीबन 11% वोट शेयर लूज़ किया, मगर उस लॉस का एडवांटेज कांग्रेस नहीं ले पाई, वो उसको अपने फेवर में टैप नहीं कर पाई है। ये कांग्रेस की फेलियर रही और ये उमर अब्दुल्ला के बयानों में भी दिखता है और जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं उसमें भी दिखता है। तो ये नंबर एक एडिशनल वोटर्स का बिल्कुल बीजेपी के एडवांटेज में जाता है। कांग्रेस की जो कंफ्यूजन रही या मजबूरी रही 370 पर खुलकर ना बोल पाना, उसको आप कितनी बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस इसलिए नहीं खुल पा रही है कि कश्मीर में भी वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जम्मू में भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों प्रोविंसेस के 370 को लेकर व्यूज़ अलग अलग हैं, और इसलिए वो बीच में फंसे रहे। जम्मू का वोटर तो खुलकर सुनना चाहता है ना कि भाई कोई मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, हमने इतिहास में भेज दिया। बिल्कुल नहीं। दूसरा कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ रही है वो ऑलमोस्ट डिसिमेट हो चुकी है जम्मू रीजन में, और इसलिए क्योंकि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, और जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ था वो आज़ाद साहब ले गए, तो वो सब इम्पैक्ट कर गया कांग्रेस को, और कांग्रेस को जो काम करना चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन रीबिल्ड करने के लिए उन्होंने नहीं करा, और उसका नुकसान उनको इस इलेक्शन में दिखेगा। जी राजेश साहब, 18 सीटों का अनुमान आया है एग्जिट पोल का, जिसमें से 14 जम्मू में से बीजेपी को दिखा रहा है एग्जिट पोल। देखिए, जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है कि ये एक हकीकत है कि जम्मू में जो बीजेपी ने पॉलिसी इख्तियार की, या कश्मीर में एसटी और एससी की पॉलिसी इख्तियार की, या जो हदबंदी की, उसका उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमारे मित्र ने कहा कि पीओ के रेफ्यूजीज़ और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वहाँ शायद वो लोग काम कर गए होंगे और उन्होंने बीजेपी के हक में वोट डाला है, क्योंकि बीजेपी ही वो जमात है जिनको उन्होंने आज ये वोट डालने का हक दिया है। लिहाजा अगर बीजेपी को वहाँ ज़्यादा सीटें मिलती है इस एग्जिट पोल के अनुसार, तो ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। जी, अब सवाल यह है कि कितनी ज्यादा या कितना अंतर रहता है बीजेपी और बाकी पार्टियों में जम्मू रीजन में? देवेंद्र। हाँ सर, अब इसमें क्योंकि बीजेपी की सारी उम्मीदें तो जम्मू रीजन में ही है, और जो 33 के नंबर्स की मैं बात कर रहा था वो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है बीजेपी का कि वहाँ तक जा सकते हैं। हालांकि कुछ सीटों पे कैंडिडेट्स को लेकर, हालांकि वो हर एक चुनाव में ही होता है, ये कोई चुनाव ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है, लेकिन कुछ सीटों पे कैंडिडेट्स इतने ख़राब थे कि जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर करते नजर आ रहे थे बीजेपी कैंडिडेट की तुलना में। वो 2-3 सीटें ऐसी हैं, बावजूद इसके बीजेपी मान के चल रही है कि एनीवेयर बिटवीन 28 to 33 इस बीच में होना चाहिए। अगर 33 हो जाता है तो नथिंग लाइक दैट बीजेपी के लिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत अनुकूल हो जाएगी। और ये जो जम्मू रीजन में बीजेपी जैसा कर रही है, जैसा वो बता रहे थे राणा साहब की वोट परसेंटेज कम हुआ, जाहिर तौर पे क्योंकि नरेंद्र मोदी फैक्टर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए था। अदरवाइज बीजेपी के जो स्थानीय कैंडिडेट हैं
चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात कर लें या जुगल किशोर की बात कर लें, उनको लेके बहुत नाराजगी थी। अच्छा, तो वो फैक्टर काम कर जाता है कि अगर स्थानीय कैंडिडेट को लेके इतना उत्साह ना हो तो वो वोटर्स गिर जाता है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी के हिसाब से बात करें तो जम्मू रीजन में तो वो कुछ है ही नहीं। अरे ये मामला कहीं अदालतों में जाने वाला तो नहीं आपको लगता है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये 5 जो मेंबर्स नॉमिनेट हो रहे हैं सरकार बनने के बाद होने चाहिए ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जबकि ये एलजी साहब होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की एडवाइस पर इनको नॉमिनेट कर रहे हैं। नहीं, ये लग रहा है कि ये जाएगा कोर्ट में जाएगा। हाँ, ये कोर्ट में जाएगा। ये शायद सुप्रीम कोर्ट में जाने की इसकी आशंका है। ये हो सकता है कि इसको कोर्ट में ले जाए। देखिए, जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि एलजी डिसाइड करेंगे 5 से, तो उसको लेकर मुझे नहीं लगता कि एड एंड एडवाइस पे जाएगा। बट ये जरूर जा सकता है कि 5 नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं, क्या वो सरकार के गठन में उनका वोट वैल्यू रखता है कि नहीं। कहीं वोट तो है उनका इसमें। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मेरा जो विचार है कि क्या वो 5 वोट, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो जो आपको सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी नंबर चाहिए उसमें उनका वोट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसमें सौरभ 2-3 चीज़ मैं आपको बताऊं। पहले बात तो पिछले दिनों जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, जम्मू कश्मीर प्रशासन के टॉप लोग लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में थे और विधि मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के द्वारा और विशेषज्ञों के द्वारा भी इस पर बहुत बातचीत हुई है, गहन विचार विमर्श हुआ है। जब 2019 में ये एक्ट लाया गया था तो उसमें सिर्फ 2 सीटों का प्रावधान था कि एलजी 2 महिलाओं को नॉमिनेट करेंगे। 2023 में इसमें संशोधन किया गया, उसके बाद उन सीटों को 5 कर दिया गया, जिसमें से 2 ऐसी सीटें जो कि पीओके की, उसके अलावा उसमें 1 महिला 1 पुरुष ऐसे करके किया गया, कुल 5 सीटें। उन 5 सीटों को अगर आप लेके बात करें तो ये क्लैरिटी एक्ट में नहीं है कि वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। अच्छा। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है और ये जो अभी एक्ट है वो पुडुचेरी के पैटर्न पर ही है। पुडुचेरी विधानसभा में 3 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं और वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो वो एक विंडो नजर आएगा। अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन इस काम को कर रहा है, अभी तक ऑफिशियली किया नहीं गया, सोर्सेज के द्वारा ही ये कल बात कही गई थी कि नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन अगर ये किया जाता है तो समझ सकते हैं आप कि पुडुचेरी वाले पैटर्न पे ही कोर्ट में अगर चैलेंज किया गया तो उसी बात को कहा जाएगा। और जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से आज भी टॉप लेवल पे दिल्ली में इस मसले को लेकर बड़े लेवल पे बैठक चल रही है।